गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह किसी वायर में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n हो, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A हो, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd हो और इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल e हो, तो करंट में फ्लो होने वाली वायर I इक्वल्स टू NEA टाइम्स Vd होगी, है ना। ये हमने एक डेरिवेशन ड्राइव किया और हमने करंट डेंसिटी भी कैलकुलेट करी। एंड एज वी हैड प्रॉमिस्ड ऑलरेडी दैट हम इस लेक्चर में ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो ओम्स लॉ जो आप लोग 10th में पढ़ चुके हो, आई थिंक वो इलेक्ट्रिसिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। आपके 10th में भी इंपॉर्टेंट था, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके 12th सिलेबस में भी है। तो थोड़ा रिकॉल कर लें, हम लोगों ने 10th में क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज ना किया जाए, किसी भी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज ना किया जाए, तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट और उसके टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल और करंट का रेशियो वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू करंट, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही रहेगा थ्रू आउट द वायर। चाहे हम कितना भी पोटेंशियल और करंट को बढ़ा या घटा क्यों ना दें, अगर कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं किया गया है तो। यानी अगर ये हमारा कोई सपोज वायर है, या हमारा कोई वायर है और इसके टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल है वो V है, फ्लो होने वाली करंट I है, तो इस पोटेंशियल और करंट का रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा और इस कांस्टेंट क्वांटिटी को नाम हमने दिया था रेजिस्टेंस R, एंड दैट इज, इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर और ऐसा यूनिट हो जाएगी ओम, जिसका सिंबल होता है V। ये सब पढ़ा था। और अगर हम इसके डायमेंशनल पार्ट की बात करें, इसकी डायमेंशनलिटी की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी वोल्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला, वोल्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, करंट यहां पे I, सो दैट इज mL2 T-2, ये तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, चार्ज का AT, करंट का A, so that is mL2 T-3 A-2, so this is the dimensional formula for resistance। लेकिन रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे हम रेजिस्टेंस को समझें, ये क्रिएट कैसे होता है, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो जब भी हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं या किसी किताब में पढ़ते हैं, तो जो मोस्ट फेमस एक्सप्लेनेशन है रेजिस्टेंस का, जो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की, वो ये है कि रेजिस्टेंस इज अ हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ करंट। कि जो किसी भी कंडक्टर में मौजूद जो रेजिस्टेंस है वो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के पाथ को रोकता है। कैसे रोकता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए ये हम थोड़ा बड़ा बना सकते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। ये कोई वायर है, ठीक है, और इस वायर में ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जाहिर है वायर किसी ना किसी सॉलिड से मिलकर बना होगा। तो ये एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि जो सॉलिड है या कोई भी लिक्विड है या इवन गैस है, कैसा भी मैटर क्यों ना हो, उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा कॉन्स्टेंटली वाइब्रेशनल मोड में होते हैं, चाहे दे आर इवन ऑन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उन सब के मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली वाइब्रेशन कर रहे हैं। हर एक के मॉलिक्यूल की अपनी अपनी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है जिस पर वो वाइब्रेट कर रहा है। These vibrations are called
thermal vibrations, and these vibrations are usually being treated as simple harmonic motion. तो जब भी कोई हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई हमारा फ्लो, करंट फ्लो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चार्ज है, जब वो किसी वायर से फ्लो होता है, सो दैट चार्ज, that electron that collide with the vibrations of the molecules inside the conductor. Due to this collision, a hindrance create in the path of the charge, and that hindrance is called resistance. तो रेजिस्टेंस की वजह क्या है? रेजिस्टेंस की वजह है वो थर्मल वाइब्रेशंस जो किसी वायर में उसके मटेरियल के मॉलिक्यूल्स की थर्मल वाइब्रेशंस के कारण क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाना है, बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं हमें थर्मल वाइब्रेशंस को समझना होगा कि कैसे ये थर्मल वाइब्रेशंस गवर्न होते हैं। तो अगर हम थर्मल वाइब्रेशंस की बात करें तो एनर्जी जो है, टेम्परेचर से एसोसिएटेड एनर्जी जो आप लोगों ने 11th में पढ़ी होगी, दैट इज इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वाले चैप्टर में, दैट इज E = 3/2 kT, ये पढ़ी होगी, वेयर K इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना, T इज अ टेम्परेचर एंड 3/2 इज अ कांस्टेंट। अब जाहिर है कि यहां पर जो एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप किसी भी वायर का टेम्परेचर बढ़ाते हो, किसी भी वायर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ने के कारण उनके वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, और वाइब्रेशंस बढ़ने के कारण जो फ्लो होने वाला चार्ज है वो और भी ज्यादा कोलाइड करेगा इन वाइब्रेशंस के साथ, यानी हिंड्रेंस और ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। और यही कारण है कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये तो होगी रेजिस्टेंस की टेम्परेचर डिपेंडेंसी किसी कंडक्टर के लिए। अब बात करते हैं लेंथ की। अब मान लीजिए कि अगर कि आपका कोई रास्ता है और आप जितना, और इसमें कोई रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो जितना ज्यादा आप इस वायर की लेंथ कवर करेंगे उतने ही ज्यादा बार आपको हिंड्रेंस को फेस करना पड़ेगा, कोलिजन्स को फेस करना पड़ेगा, यानी जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया की। अब बड़ा सिंपल सी चीज है, एक संकरी गली है, एक चौड़ा रास्ता है। संकरी गली यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कम, चौड़ा रास्ता यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा। तो अगर आप ही किसी रोड पे जा रहे हो तो संकरी गली में बाइक या कार चलाना काफी मुश्किल है बनिस्बत किसी चौड़े रास्ते के, यानी अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इन सब बातों को अगर हम एक इक्वेशन में पिरो दें तो क्या निकल के आता है? देखिए, मान लीजिए रेजिस्टेंस, अभी हमने पढ़ा कि लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। जब एरिया की बात करेंगे तो जितना कम उतना ज्यादा। भाई गली संकरी कर दिया आपने तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रास्ता चौड़ा कर दिया, एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों चीजों को आप कंबाइन कर दीजिए, सो दैट इज R proportional to L by K and R equals to rho L by A. So this is the formula related to the physical structure of any wire, कि अगर उसकी लेंथ और एरिया आपको पता हो तो रेजिस्टेंस किस तरह गवर्न होगा। ये जो रो क्वांटिटी आपको यहां दिख रही है, दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी एंड इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। हर एक मटेरियल की ये अपनी इनहेरेंट क्वालिटी होती है रेजिस्टिविटी। स्टील, किसी भी कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू कुछ और है, आयरन के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू कुछ और होगी, गोल्ड के लिए और है, सिल्वर के लिए कुछ और है। सो रेजिस्टिविटी इज बेसिकली द क्वालिटी ऑफ मटेरियल। तो ये कांस्टेंट क्वालिटी है, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, ये अक्सर एक ट्रिक क्वेश्चन है कि किसी वायर की लेंथ बढ़ा दें तो रेजिस्टिविटी में क्या चेंज होगा। ध्यान रखिए, सिल्वर का वायर
अगर इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, दोनों की ही रेजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि दैट इज अ वायर ऑफ सिल्वर। रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, तो ध्यान रखिए फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टिविटी नहीं। बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी की। टेम्परेचर डिपेंडेंसी, हाँ ये कुछ ऐसी है जो रेजिस्टिविटी पर इफेक्ट डालती है, बट दैट इज ऑफ लिटिल बिट हायर लेवल। उसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब हम सेमीकंडक्टर वगैरह चैप्टर पढ़ेंगे, शायद वो आपके सिलेबस से हट गया, लेकिन फिर भी वीडियो लेक्चर्स में हम उसको कवर जरूर करेंगे। और सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। तो एक चीज हमको ये समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए कि रेजिस्टेंस कोई चमत्कार नहीं है जो बस होता ही है, उसकी एक वजह है, और उसकी वजह है थर्मल वाइब्रेशंस। पहली बात तो थर्मल वाइब्रेशंस चूंकि टेम्परेचर से रिलेटेड है, इसीलिए अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी यानी वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, और वाइब्रेशन बढ़ गए यानी हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, रुकावट बढ़ जाएगी यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर के केस में, किसी भी कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो दैट इज सच टाइप ऑफ ग्राफ यू विल बी ऑप्टेन। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स की क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। सेमीकंडक्टर्स का फंडा ये है कि उसमें जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सेमीकंडक्टर में मौजूद कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो गए यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज हो गए, और जिस वजह से अचानक से कंडक्ट एकदम इंक्रीज कर जाती है। सो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम हो जाता है, यानी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सो लगभग कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको मिलता है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा यानी सॉरी टेम्परेचर जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। तो ये जो है वो सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर, दिस इज फॉर कंडक्टर्स। इसके अलावा कुछ स्पेशल मटेरियल भी है हमारे पास, सुपर कंडक्टर्स। उनका केस थोड़ा डिफरेंट है। सुपर कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो काफी लो टेम्परेचर पे, बहुत लो टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी काफी नीचे, उस पर अपना जो रेजिस्टिविटी है, जो रेजिस्टेंस है वो 0 शो करता है, जिस वजह से उनकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। तो वो जो लो टेम्परेचर है, मरकरी के लिए उसकी वैल्यू 4 केल्विन है, यानी 4 केल्विन पे रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है। सो इफ वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर अ सुपर कंडक्टर, देन इट इज समथिंग लाइक दिस। अगर ये टेम्परेचर है और इधर हम इसे रेजिस्टेंस कर दें, इधर अगर हम टेम्परेचर कर दें, इधर रेजिस्टेंस हो जाए, तो पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर वैल्यू पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर एनी सुपर कंडक्टर। और मरकरी के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 4 केल्विन होती है। तो ये जो सुपर कंडक्टर कॉन्सेप्ट है, ये आपने आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे, बीएससी बीटेक वगैरह में। फिर भी अगर मुझे मौका मिला तो क्लास में हम एक बार सुपर कंडक्टर का भी लेक्चर जरूर लेंगे। तो आई होप आपको अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टेंस क्रिएट कैसे होता है और कैसे वो लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और इस वीडियो को हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस का जो वो फॉर्मूला है ओम्स लॉ, V/I=R, तो वो जो V/I जो क्वांटिटी है उसको कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन किया गया, इस चीज पर बात करेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू लर्नर्स।